नमस्कार। उत्तर भारत में जो हाल में बाढ़ आई है उसने वाकई मतलब तबाही मचाई है, खासकर अगस्त के आखिर और सितंबर 2025 की शुरुआत में। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं है, हमारे पास कई सारे स्रोत हैं, अखबार, मौसम विभाग की रिपोर्ट्स, सरकारी बयान, सब कुछ। मकसद ये समझना कि असल में हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। जरा सोचिए, मौसम का एक बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन, दो ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी से मानसून का सिस्टम, ये सब एक साथ आए और उन्होंने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से जबरदस्त नमी खींची। नतीजा कई दिनों तक बहुत ही ज्यादा भारी बारिश। तो चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में जो 2025 की बाढ़ आई उस पर फोकस कर रहे हैं। जानकारी के लिए हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया, IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, NDTV, रॉयटर्स, अल जजीरा, हिंदुस्तान टाइम्स और भी कई सारे स्रोतों को देखा है। कोशिश यही है कि इन सब से जो जरूरी बातें हैं वो निकाल कर एक साफ तस्वीर बना सके। बिल्कुल। तो हम शुरू करेंगे मौसम से कि भाई ये सब हुआ कैसे, फिर एक एक करके देखेंगे जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में क्या स्थिति बनी, और उसके बाद थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये मॉनसून इतना भयानक क्यों था, बांधों का क्या रोल रहा, नदियों का क्या रोल रहा और क्या इसका असर सरहद पार भी गया, इस पर भी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ, क्या राहत कार्य हुए और आगे क्या उम्मीद है। साथ में कुछ जरूरी सुरक्षा टिप्स भी देंगे जो इन रिपोर्ट्स में बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मौसम की बात। ये जो दुर्लभ स्टैग या अजीबोगरीब मेल की बात हो रही है, ये क्या था असल में, इतना असर कैसे हुआ इसका? देखिए, अगस्त 2025 का जो दूसरा हाफ था वो मौसम के लिहाज से बहुत ही असामान्य था। दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आमतौर पर सर्दियों में ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो मॉनसून के टाइम पर बहुत ताकतवर हो गए, और ठीक उसी वक्त बंगाल की खाड़ी से एक मॉनसून का लो प्रेशर सिस्टम भी उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा था। हाँ, और जब ये दोनों सिस्टम मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून का सिस्टम आपस में मिले तो एक तरह से हवा में नमी का सुपर हाईवे बन गया। इसने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से पानी खींचा, बहुत ज्यादा नमी। अच्छा। और ये नमी जब पहाड़ों से टकराई, खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं पंजाब हरियाणा से सटी हुई, तो नतीजा हुआ कई दिनों तक चलने वाली भयानक बारिश। IMD ने तो इसे बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश कहा। और ये सितंबर की शुरुआत तक चला? हाँ, सितंबर की शुरुआत तक अलर्ट जारी हो रहे थे। इतनी ज्यादा बारिश? हाँ। तो इसका सीधा असर नदियों और बांधों पर पड़ा होगा, है ना? बिल्कुल। और यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया। हुआ ये कि इतनी तेज बारिश से जो बड़े बांध हैं जैसे भाखड़ा और पोंग, उनके जलाशय, रिजर्वॉयर जिन्हें कहते हैं, वो बहुत तेजी से भरने लगे। दबाव बढ़ गया होगा उन पर? जाहिर है, बांध की अपनी एक सीमा होती है, उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। तो अधिकारियों को गेट खोलने पड़े पानी छोड़ने के लिए। इसे कंट्रोल रिलीज कहते हैं, मतलब नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ना। लेकिन पानी की मात्रा इतनी ज्यादा थी, सतलुज और ब्यास नदियों में पानी का स्तर अचानक बहुत बढ़ गया। कुछ रिपोर्ट्स में तो करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की बात है। क्यूसेक मतलब क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। ये बहाव मापने की इकाई है। 2 लाख क्यूसेक, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो जाहिर है निचले इलाकों के लिए, खासकर पंजाब के जिलों के लिए तुरंत अलर्ट जारी करने पड़े। और फिर वो नदियां हैं जैसे घग्घर या शिवालिक से निकलने वाली बरसाती नदियां। हाँ। इनमें बड़े बांधों जैसा स्टोरेज तो होता नहीं है, और कई जगह नदी के रास्ते में गाद जमा है या अतिक्रमण है, तो पानी ठीक से बह नहीं पाता। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी ज्यादा बारिश में ही ये उफान पर आ गई और पंजाब हरियाणा के मैदानी इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई, फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति। समझ गया। चलिए अब जरा एक एक राज्य की स्थिति को देखते हैं। जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। वहाँ तो खबरें बहुत ही डरावनी थी। हाँ, जम्मू कश्मीर में हालात वाकई बहुत गंभीर थे। बादल फटना, जिसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, अचानक बाढ़ आना, फ्लैश फ्लड और जमीन खिसकना, लैंडस्लाइड्स, इन सब ने कई जिलों में कहर बरपाया। खासकर पहाड़ी रास्ते जो तीर्थ यात्रा के रूट हैं जैसे रामबन, रियासी, वहाँ भूस्खलन बहुत घातक साबित हुए। अगस्त के महीने में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। अलग अलग रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा अगस्त के अंत तक दर्जनों से लेकर 100 के पार तक बताया गया। हालांकि कंफर्मेशन में वक्त लगता है। सुरक्षा के लिए कई सड़कें, स्कूल, यहाँ तक कि यात्रा के ट्रैक भी बार बार बंद करने पड़े। तवी, चिनाब, झेलम जैसी बड़ी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं। और जहां बादल फटे वहां पानी के साथ जो मलबा आया, उसने पहाड़ी बस्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बड़े पैमाने पर बचाव कार्य चलाने पड़े। बिजली वगैरह ठीक करने में भी काफी दिक्कतें आईं। राहत शिविर खोले गए। जम्मू कश्मीर में स्थिति इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ गई? क्या कोई खास वजह थी? हाँ, इसके पीछे कई कारण थे। देखिए, एक तो पहाड़ी इलाका है, ढलानें बहुत खड़ी होती हैं। दूसरा, लगातार बारिश हो रही थी तो जमीन पहले से ही पानी से पूरी तरह भरी हुई थी, संतृप्त जिसे कहते हैं। उसमें और पानी सोखने की जगह कम थी। अच्छा। तो ऐसे में जब और तेज बारिश हुई, पानी फौरन बह निकला और अपने साथ मिट्टी, पत्थर सब बहा ले गया।
इसी से भूस्खलन और मलबे का प्रवाह यानी डेब्री फ्लो बहुत तेजी से हुआ। और जो संकरी घाटियां हैं वहाँ लोगों को निकलने या चेतावनी देने का समय बहुत कम मिला, इससे खतरा और बढ़ गया। और जैसा आपने बताया, आईएमडी ने पहले ही 26 अगस्त के आसपास पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी थी। अब पंजाब की बात करते हैं। सुना है वहाँ अगस्त का महीना पिछले करीब 25 सालों में सबसे ज्यादा बारिश वाला रहा। हाँ, पंजाब के लिए भी ये मानसून बहुत भारी साबित हुआ। नदियों में बाढ़ आई रही। 31 अगस्त तक की जो रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक राज्य के 23 में से 22 जिले प्रभावित थे। सोचिए, करीब 1300 गांव पानी में घिर गए और अंदाजा है कि लगभग 3 लाख एकड़ जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। और दुख की बात यह कि कम से कम 26 लोगों की जान जाने की भी खबर थी। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। और जैसा आपने पहले बताया, भाखड़ा और पौंग बांधों से पानी छोड़ना पड़ा। 29 अगस्त को तो हरी के बैराज से, जहां सतलुज और ब्यास मिलती हैं, वहां से करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बहुत बड़ी मात्रा है ये। हालांकि बाद में जो बांधों में पानी आना कम हुआ तो छोड़ने की मात्रा भी घटाई गई। पंजाब में एक और नदी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वो है घग्गर। ये सतलुज ब्यास सिस्टम से अलग है, एक तरह की बरसाती नदी है जिसमें कोई बड़ा स्टोरेज डैम नहीं है। अच्छा। ये नदी मोहाली, डेराबस्सी जैसे इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। घग्गर के साथ दिक्कत ये है कि ये अचानक उफनती है और इसके रास्ते में कई जगह अतिक्रमण और गाद जमा होने की समस्या पुरानी है। इस वजह से ये बाढ़ के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। तो इस पर कुछ बहस भी हुई, मतलब इसके मैनेजमेंट को लेकर? हाँ बिल्कुल, इस बार की बाढ़ ने फिर से ये बहस तेज कर दी है कि क्या घग्गर के रास्ते को चौड़ा करने की जरूरत है और क्या इसके मैनेजमेंट के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। और बांधों के मैनेजमेंट पर भी सवाल उठे थे शायद। हाँ, बांध मैनेजमेंट हमेशा एक बहुत ही मुश्किल संतुलन का काम होता है। जो BBMB है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो इन बड़े बांधों को संभालता है, उनका कहना है कि उन्होंने जलाशयों को मैक्सिमम सेफ लेवल के पास रखा और पानी छोड़ने का फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और टेक्निकल कमेटी की सहमति से लिया गया। अगस्त में ऐसी 7 बैठकें हुई थी। के ऑपरेशन की एक इंडिपेंडेंट समीक्षा की मांग की है ताकि ये समझा जा सके कि क्या चीजें और बेहतर हो सकती थी। ये एक जरूरी बहस है, खासकर जब ऐसी चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। सही बात है। अच्छा, अब हरियाणा की बात करते हैं। वहाँ क्या स्थिति थी और दिल्ली NCR पर भी कुछ असर पड़ा? हरियाणा भी पूरी तरह अलर्ट पर था। वहाँ भी कई नदियां उफान पर थीं। सिरसा जिले में घग्गर, कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी और यमुना नदी तो फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक कई जगह खतरे के निशान के आसपास या ऊपर बह रही थी। जिला प्रशासनों ने निचले इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए। कई जगहों से लोगों को सुरक्षित निकालने की सलाह भी दी गई। कैथल और घग्गर के किनारे बसे दूसरे जिलों में 1 सितंबर के आसपास पानी का स्तर बिल्कुल पीक पर था। प्रशासन रेत की बोरियां लगाकर तटबंधों को मजबूत करने और उनकी निगरानी में लगा रहा है। और हाँ, दिल्ली में यमुना नदी ने भी अगस्त के आखिर में फिर से खतरे का निशान पार किया था। ये दिखाता है कि कैसे ऊपर की बारिश और बांधों से छोड़े पानी का असर नीचे दिल्ली तक आता है। यहाँ एक और चीज है, राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन। हरियाणा ने पंजाब और BBMB से औपचारिक तौर पर कहा कि भाई हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति है तो नहरों के जरिए पानी की निकासी कम की जाए। ये अपील 29 अगस्त को दोहराई भी गई। ये दिखाता है कि कैसे एक राज्य का एक्शन दूसरे को प्रभावित करता है और आपसी तालमेल कितना जरूरी है। तो सब कुछ मिलाकर देखें, ये मानसून इतना ज्यादा विनाशकारी क्यों रहा? क्या सिर्फ बारिश ही वजह थी या कुछ और भी था? ये कई चीजों का मिला जुला असर था। सबसे पहले तो वो मौसम का असामान्य पैटर्न, 2 ताकतवर और धीमी रफ्तार से चलने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मॉनसून के लो प्रेशर सिस्टम से मिलना। इसने लंबे समय तक भारी नमी बनाए रखी और ऊपर से 14 अगस्त से महीने के आखिर तक एक के बाद एक 4 लो प्रेशर सिस्टम बने। इससे बारिश का दौर बहुत लंबा खिंच गया। ये अपने आप में असामान्य था। 4 सिस्टम एक के बाद एक। हाँ, दूसरा पहलू है जमीन और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जब पहाड़ों में लगातार बारिश से मिट्टी पूरी तरह पानी सोख लेती है, संतृप्त हो जाती है, तो उसके बाद थोड़ी सी भी तेज बारिश बहुत तेजी से नीचे बहती है और खतरनाक हो जाती है। बांध जो है वो बाढ़ के पीक को कुछ हद तक कम करते हैं पानी रोककर। लेकिन जब बांध खुद अपनी कैपेसिटी के करीब पहुंच जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए पानी छोड़ना जरूरी हो जाता है। और जैसा हमने घग्गर के मामले में देखा, जिन नदियों में बड़े बांध या स्टोरेज नहीं है वो बारिश पर बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं, जिससे अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। एक और पहलू का जिक्र था स्रोतों में सीमा पार असर, बॉर्डर के पार। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प कड़ी है इसमें। रावी, सतलुज और चिनाब, ये नदियां भारत से होकर पाकिस्तान भी जाती हैं। तो जब इन नदियों में भारत की तरफ पानी का स्तर बढ़ा, खासकर बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद, तो इसका सीधा असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर भी पड़ा। वहां भी बड़े पैमाने पर बाढ़ की चेतावनी जारी करनी पड़ी और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा।
बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि नदी घाटियां यानी रिवर बेसिन ये एक कनेक्टेड सिस्टम्स हैं। एक हिस्से में बारिश हो या कोई इंसानी दखल हो, जैसे बांध बनाना या पानी छोड़ना, उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है, यहां तक कि सरहद पार भी। इसलिए डेटा शेयरिंग और आपसी कोऑर्डिनेशन और भी जरूरी हो जाता है। सही कहा। अब अगर 1 सितंबर तक के कुल असर को देखें तो तस्वीर क्या उभरती है? मतलब जान माल का कितना नुकसान हुआ, खेती पर क्या असर पड़ा? देखिए, बिल्कुल सटीक आंकड़े आने में हमेशा थोड़ा समय लगता है क्योंकि असेसमेंट चलता रहता है, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट्स थीं वो काफी चिंताजनक थीं। जम्मू कश्मीर में अगस्त में जो अलग-अलग घटनाएं हुई, बादल फटना, भूस्खलन, उनमें 40 से लेकर 120 से ज्यादा लोगों की दुखद मौत की खबरें आईं। पंजाब में कम से कम 26 मौतें दर्ज हुईं और हजारों लोग बेघर हुए। खेती का नुकसान बहुत बड़ा था। अकेले पंजाब में करीब 3 लाख एकड़ में खड़ी फसल पानी में डूब गई। हरियाणा में भी नुकसान हुआ। इसका पूरा आकलन, जिसे गिरदावरी कहते हैं, वो अभी चल रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा। सड़कों, पुलों को नुकसान हुआ। खासकर नदी के तटबंधों को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करना पड़ा। कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें आईं कि मुख्य आबादी या जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए जानबूझकर कहीं और तटबंध को तोड़ना पड़ा ताकि पानी दूसरी तरफ निकल जाए। ये एक तरह की बचाव रणनीति होती है। अच्छा। राहत और बचाव के काम जोरों पर रहे। रेत की बोरियां लगाना, लोगों को सुरक्षित निकालना, राहत शिविर चलाना। एक अहम बात यह भी है कि एनडीएमए और जम्मू कश्मीर एसडीएमए ने आईएसआरओ के साथ मिलकर एक स्टडी शुरू की है। मकसद है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और पहाड़ों में झीलों के टूटने जैसे खतरों की बेहतर भविष्यवाणी और अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना। ये भविष्य के लिए एक जरूरी कदम है। ये तो अच्छी बात है। तो आगे के लिए क्या अनुमान था? मतलब सितंबर की शुरुआत में क्या खतरा टल गया था? नहीं, पूरी तरह नहीं। आईएमडी का अनुमान था कि सितंबर की शुरुआत में भी मौसम सामान्य से ज्यादा गीला रह सकता है और उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश के और दौर आ सकते हैं। तो खतरा बना हुआ था। हाँ, और जमीनी हालात, मतलब किसी खास नदी में पानी का लेवल, वो इस बात पर निर्भर करता है कि अगली बारिश ठीक कहाँ और कितनी होती है, और बांधों से पानी छोड़ने का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अलर्ट्स पर नजर रखना बहुत जरूरी था। बांध वाले भी लगातार नजर बनाए हुए थे। जैसे ही पीछे से पानी आना कम होता, वो पानी छोड़ना कम करते। लेकिन अगर पहाड़ों में, कैचमेंट एरिया में फिर से भारी बारिश होती तो उन्हें फौरन पानी छोड़ने की मात्रा बढ़ानी पड़ सकती थी। खासकर सतलुज ब्यास सिस्टम और घग्गर के मामले में ये बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं। समझ गया। अच्छा, स्रोतों में लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई थी, वो क्या थी? हाँ बिल्कुल, जो मैदानी इलाके हैं, खासकर घग्गर, मारकंडा, सतलुज ब्यास और यमुना के बाढ़ वाले इलाकों के पास, उनके लिए सलाह थी कि अपने वाहन, पंप सेट, कीमती सामान ऊंची जगहों पर ले जाएं। कम से कम 72 घंटे का सूखा राशन, पीने का पानी, दवाएं तैयार रखें। बहते पानी में गाड़ी चलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सिर्फ 1-1.5 फुट पानी भी कार को बहा सकता है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अपडेट्स पर लगातार ध्यान दें। तटबंध की स्थिति, नहरबंदी, पानी छोड़ने की सूचना, ये घंटों में बदल सकती है। ठीक है। और पहाड़ी इलाकों के लिए? पहाड़ी इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर या हिमाचल से सटी जिलों के लिए रात में सफर करने से बचें। भारी बारिश रुकने के 24 से 48 घंटे बाद भी लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। नदी के किनारों और बरसाती नालों से दूर रहे, क्योंकि बादल फटने से जो अचानक बाढ़ आती है वो बिना किसी खास चेतावनी के मिनटों में आ सकती है। और अगर कोई नुकसान हुआ है तो सफाई से पहले बीमा या सरकारी मुआवजे के लिए उसकी तस्वीरें जरूर ले लें। अपने जरूरी कागजात जैसे आईडी, जमीन के पेपर्स सुरक्षित रखें। हो सके तो डिजिटल बैकअप भी रखें। ये बहुत जरूरी बातें हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से क्या बात निकल कर आती है? हमने देखा कि कैसे मौसम के एक बहुत ही असामान्य पैटर्न ने उत्तर भारत में इतनी भारी तबाही मचाई। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा सब बुरी तरह प्रभावित हुए। हमने ये भी समझा कि बांधों का मैनेजमेंट कितना मुश्किल काम है। सुरक्षा और निचले इलाकों पर असर के बीच संतुलन बनाना होता है। और घग्गर जैसी नदियां अपनी अलग चुनौतियां पेश करती हैं। नुकसान बहुत हुआ है, इंसानी जान का, खेती का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। बिल्कुल, और ये पूरी स्थिति एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हम देख रहे हैं कि मौसम की ऐसी चरम घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स शायद अब ज्यादा हो रही हैं। नदी घाटियां आपस में जुड़ी हुई हैं, सरहदों के पार भी। तो ऐसे में सिर्फ फौरी तौर पर आपदा से निपटना काफी नहीं है। सवाल ये है कि लंबे समय के लिए हमें किस तरह के कोऑर्डिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियों की जरूरत है जो ऐसी स्थितियों का बेहतर सामना कर सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा ताकि भविष्य के लिए हम ज्यादा तैयार रह सकें। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी एक साफ तस्वीर मिली होगी। अगले विश्लेषण तक